2500 वर्षों से अधिक तक लोग आश्चर्यचकित थे, सब कुछ वास्तव में बना कैसे है। लेकिन आज के समय में हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह मटेरियल किसी बुक के पेज की तरह स्मूथ और निरंतर लगता है। जब हम एक गिलास में पानी डालते हैं तो हम एक सतत धारा देखते हैं। हमें पानी के टुकड़े बाहर की ओर गिरते दिखाई नहीं देते। सदियों से लोगों का मानना था कि सभी पदार्थों में निरंतरता या कंटिन्यूटी के गुण है, यहाँ तक कि बहुत कम संभव डायमेंशंस तक भी। लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना था कि पदार्थ डिस्क्रीट है, जो देखने में बहुत छोटे थे। इस बात को समझने के लिए हम एक सरल वन डायमेंशनल उदाहरण लेते हैं। अगर हम एक लंबे और पतले तार को एक माइक्रोस्कोप से देखें तो हाई मैग्निफिकेशन पर भी यह स्मूथ और कंटिन्यूअस दिखाई देता है। इसका सबसे छोटा टुकड़ा भी तार होने का गुण बनाए रखता है। अब बात करते हैं पदार्थ के असतत या डिस्क्रीट होने पर। तो एक हायर और पर्याप्त मैग्निफिकेशन पर एक तार इंडिविजुअल लिंक से बनी हुई श्रृंखला या चेन की तरह लग सकता है। वे 2 लिंक लंबे या 200 लिंक लंबे हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 2.5 लिंक लंबे नहीं होंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़कर तार के टुकड़ों पर हाईएस्ट मैग्निफिकेशन पर देखने पर पाया गया कि वे टुकड़े अब एक श्रृंखला होने के गुण को खो देते हैं और अंत में वे टुकड़े अब चेन की तरह नहीं होते हैं। डेमोक्रिटस नामक एक ग्रीक फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर को सबसे पहले इन छोटे व डिस्क्रीट टुकड़ों का नाम रखने का श्रेय जाता है और वह नाम है एटमॉस, जिसका ग्रीक में अर्थ होता है अनकटेबल। उनका यह मानना था कि ये ही वे असतत टुकड़े हैं जिनसे कि सभी भौतिक वस्तुएं बनी हैं। परमाणुओं के अस्तित्व को लेकर ये बहस सदियों तक चलती रही, लेकिन कोई भी यह प्रूव नहीं कर पाया और ना ही डिसप्रूव कर पाया कि परमाणुओं का एग्जिस्टेंस है या नहीं। 19वीं शताब्दी में फिजिसिस्ट ने हीट के बारे में एक सिद्धांत विकसित किया जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, जो गैसों के व्यवहार का वर्णन करने और एफिशिएंट स्टीम इंजन को डिजाइन करने में बहुत प्रभावी है। थर्मोडायनेमिक्स पदार्थ के समग्र गुणों से संबंधित है, जैसा कि मात्रा, दबाव और टेम्परेचर। इसके नियम लगभग 1 सदी से अपरिवर्तित बने हुए हैं। अभी भी सभी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी के सेकंड हाफ में लुडविग बोल्ट्जमैन नामक एक ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट ने हीट की गहरी समझ के लिए खोज की। वे सीखना चाहते थे कि थर्मोडायनेमिक्स के नियम इतनी अच्छी तरह से क्यों काम करते हैं। क्या वे कारण है जिनकी वजह से गैस में तापमान व दबाव होता है, और क्या वे कारण है जिनकी वजह से पदार्थ की सभी प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी के नियम के अनुसार व्यवहार करती है। बोल्ट्जमैन ने न्यूटन के लॉज ऑफ मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का उपयोग करते हुए एक सफल सिद्धांत विकसित किया था, जो इस धारणा पर आधारित था कि सभी पदार्थ बहुत छोटे एटम्स या परमाणुओं की एक विशाल संख्या से बने हुए हैं। बोल्ट्जमैन के इस सिद्धांत को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या सांख्यिकी यांत्रिकी कहा जाता है। यह बताता है कि पदार्थ थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार क्यों व्यवहार करते हैं। उनका सिद्धांत कहता है कि तापमान परमाणुओं के कंपन के कारण होता है तथा एक गर्म वस्तु में एक ठंडी वस्तु की तुलना में परमाणु तेजी से चलते हैं और उनकी एनर्जी भी अधिक होती है। यह सिद्धांत बताता है कि क्यों तेज परमाणु ऊर्जा का स्थानांतरण धीमे परमाणुओं तक करते हैं जब तक कि उनकी ऊर्जा व तापमान बराबर नहीं हो जाते। उदाहरण के तौर पर हमारे रोजमर्रा का अनुभव है कि एक आइस क्यूब गर्म चाय में पिघल जाता है और चाय को ठंडा करता है। यह सिद्धांत यह भी एक्सप्लेन करता है कि उच्च तापमान पर दबाव क्यों बढ़ जाता है। जैसे कि गैस की बोतल गर्म होने पर उसके परमाणु गर्म हो जाते हैं, वे तेजी से चलने लगते हैं और बोतल की दीवार को अधिक बार साथ ही अधिक बल से मारते हैं। बोल्ट्जमैन के सिद्धांत की सफलताओं के बावजूद भी कई वैज्ञानिकों ने उन्हें नकार दिया तथा उनकी परमाणु धारणा को अप्रमाणित करार दिया। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण की मांग की और कहा कि यदि परमाणु मौजूद हैं तो मुझे दिखाओ। विशेष रूप से ऑस्ट्रियाई भौतिकी विज्ञानी अर्नेस्ट मच, जो कि एयर स्पीड को मापने के लिए मच संख्या के लिए जाने जाते हैं, और जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मिलकर एनर्जेटिक नामक एक वैकल्पिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया, जिसने परमाणुओं के सिद्धांत को खारिज कर दिया। साइंटिफिक राय के मामले में बोल्ट्जमैन की तुलना में माच और ओस्टवाल्ड अधिक प्रभावी थे। निश्चित प्रमाणों के अभाव में परमाणु सिद्धांत के प्रति उत्साह कम हो गया। दुर्भाग्य से बोल्ट्जमैन का तीव्र और गंभीर मिजाज का लंबा इतिहास था
अपने जीवन भर के काम की अस्वीकृति और गिरते हुए स्वास्थ्य व निराशा में उन्होंने आत्महत्या कर ली। कुछ वर्षों बाद बोल्ट्जमैन की परमाणु में विश्वास की थ्योरी की पुष्टि हो गई और उनका सिद्धांत सही साबित हुआ। एक सदी बाद हम बोल्ट्जमैन के आलोचकों को और भी सीधे जवाब दे सकते हैं। अब हमें केवल परमाणुओं की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम वास्तव में इंडिविजुअल परमाणुओं की छवि भी बना सकते हैं।